नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। और आज पूरा देश एक बार फिर याद कर रहा है निर्भया को, क्योंकि निर्भया का मामला अब एक नज़ीर की शक्ल में सामने आया है। सज़ा 2020 के अंदर, मार्च 2020 में जो अपराधी थे उनको सज़ा मिल गई, लेकिन अभी भी निर्भया जैसे मामले लगातार देश के अंदर सामने आ रहे हैं। इस पूरे मसले पर बात करेंगे और निर्भया के अतीत की पूरी घटनाएं, उसके न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ी और उसके बाद की परिस्थिति, इन तमाम हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ में निर्भया की माता हमारे साथ में है, आशा देवी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। आशा जी, दरअसल इस दिन को याद दिलाना एक परिवार के रूप में तो बड़ा कष्टदायी है, लेकिन फिर भी पूरे मामले ने पूरे देश के अंदर नज़ीर है वो तैयार की है। इसके अलावा लोगों को जागरूक भी किया है। तो ऐसे में आपसे मुखातिब होना इस दिन थोड़ा ज़रूरी था। तो आपके तमाम जो दुख हैं, आपके जो दर्द है दिल में, उसको हम शिद्दत से महसूस करते हैं और इसके बावजूद आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहिएगा जब ये तारीख सामने आती है हर साल कैलेंडर पर, तो बहुत कुछ गुजरता होगा दिल। जी, ये तारीख 16 दिसंबर हमारे लिए क्या, हमारे परिवार के लिए या पूरा देश को कहिए, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सब लोगों के सहयोग से आज हम सुकून से बैठे हैं कि नहीं, निर्भया को इंसाफ मिला, उनको सजा मिली। लेकिन अब आगे हम लोगों को इस पे विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि हम लोग आगे क्या करें, कैसे करें कि हमारे समाज में बच्चियों को न्याय मिले और रेप जैसी घटनाएं ना हो। क्योंकि निर्भया को 8 साल लग गए उनको सजा देने में, कोर्ट को, जबकि पुलिस ने सही समय से, टाइम से काम किया, सब कुछ प्रूफ हो गया, तीनों कोर्ट ने कन्फर्म कर दिया। जैसे आप सबको पता है कि 2014 में, 2013 में लोअर कोर्ट से फैसला आ गया, 2014 में हाई कोर्ट से आ गया, सुप्रीम कोर्ट में आके केस पेंडिंग रही, फिर भी 17 में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद कई साल लग गए, जो कि 20 में आके उनको सजा। वो भी सजा कैसे हुई सब लोगों ने देखा, पूरा देश ने देखा। तो आप चैनल के माध्यम से, हम भी समाज के माध्यम से, नागरिक होने के नाते अब हमें इस पे सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसी कहां कमियां हैं जो इतना कानून के साथ खिलवाड़ हुआ। आज भी घटनाएं हो रही है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो हमें अपने कानून के कमियों के बारे में सोचना है, इस पे काम करना है। दूसरी बात है, चलो हम ये नहीं कहेंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इनको सजा से बहुत फर्क पड़ा। खासकर दिल्ली में तो बहुत लोग सक्रिय हो गए, बहुत लोग काम भी करते हैं, चाहे मीडिया से हो, संस्था से हो। खासकर हमारी बच्चियों में एक हौसला आया कि नहीं, अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हमें इंसाफ मिलेगा, उनको सजा मिलेगी। कोर्ट पे, कानून पे, न्याय व्यवस्था पे लोगों का विश्वास जगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो जो समाज में ऐसे लोग हैं उनकी मानसिकता चेंज नहीं हुई, क्योंकि उनको पता है कि हमारी कानून व्यवस्था इतनी लचर है, इतने धीरे चलती है
कि उनको सजा मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं दिल्ली में बहुत साल से रह रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब बेटी के साथ घटना हुई थी, जी। बेटी 23 साल की थी। मैं बेटी का नहीं उसमें, लेकिन घटनाएं होती थी, लेकिन इतना बर्बर तरीके से हुआ भी होगा तो मेरे सामने नहीं आया या मैं उससे रूबरू नहीं हो पाई। जिस तरह से 2012 में लोगों का हजूम रोड पे था, हम्म, लगा कि अब हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होगा। हम्म, बार बार वैसी तरह की घटनाएं हुई, बार बार बच्चियों को जला दिया गया। तो एक तरह से कहिए कि हम उससे उभरे नहीं। हम्म। लेकिन अब हमें सोचने की जरूरत है कि हमने उससे सबक क्या लिया, हमने क्या सीखा। जी, ये जो कह रही है बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या सीखा। और जब निर्भया का मामला सामने आया तो पूरे वो केवल आपके परिवार के सदस्य के साथ बीती घटना नहीं थी, वो एक तरह से देश की बेटी बन गई। जब इतना बड़ा वाकया उसके साथ में हो गया, हजारों लाखों की तादाद में लोगों की भावनाएं संवेदनाएं वो उमड़ पड़ी। तो अपने आप में वो पूरा मामला जिस तरह से चला एक उदाहरण है। ऐसे में आपसे ये सुनना चाहूंगा क्योंकि चिंतन मंथन मनन सबने किया इस पूरे मामले पर कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। तमाम लोग अपने बयान देते रहे, अपनी चिंता जाहिर करते रहे। लगभग देश का ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर इस बात का जिक्र नहीं हुआ होगा, इस घटना की चर्चा नहीं हुई होगी। लेकिन आपने तो उस घटना को जिया है। कहाँ आपको लगता है कि व्यवस्था में सबसे बड़ी चूक है वो आपको नजर आई? 7 साल लगे, फांसी की सजा हुई, लेकिन जिस रूप में पूरा ये केस चला, उसकी जो प्रक्रिया है उस दौरान भी आपके कई बार बयान सामने आते रहे, आपकी लाचारी है वो सामने आती रही। आपने कई बार वो बेचैनी है वो जाहिर भी की सार्वजनिक मीडिया के सामने। आपको क्या कमी ऐसी लगती है जिसको सुधारने की जरूरत है? मेरे को एक चीज जानने के लिए 2-2 3-3 महीने घूमने पड़ते थे। बहुत चुनौतियां थी। लेकिन मुझे सबसे दुख ये हुआ कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और इस तरह से हुई, पूरा देश हिल गया। पूरा देश के युवा बच्चे हमारे रोड पे आ गए कि नहीं, निर्भया को इंसाफ। कानून भी बन गए, कानून भी बन गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो कागजों में ही रह गया। तो सबसे जो कमियां आई, न्याय व्यवस्था में आई, हमारे सिस्टम में आई। 2012 में घटना हुई, 2018 में हमारा जेन मैनुअल बनता है। तो जेन मैनुअल कहता है कि अच्छा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबको पता है कि नहीं हमारे देश में ये घटना हुई, सजा मिली। जेल मैनुअल ये कहता है कि मुजरिमों का हक है कि उनको मरते दम तक उनको उनका हक है, उनका अधिकार है। लेकिन जेल मैनुअल ये नहीं कहता है कि नहीं, एक बच्चे के साथ क्राइम हुआ, उसका भी मानव अधिकार है, उसका भी हक है कि उसको इंसाफ मिले, उसका परिवार का भी हक है कि उसको इंसाफ मिले। तो जेल मैनुअल ये कहता है कि अगर एक से ज्यादा मुजरिम है तो फांसी एक साथ होगी। हम्म, लेकिन जेल मैनुअल ये नहीं है कि अगर एक मुजरिम है, एक केस में शामिल है, तो एक साथ अपील करेगा। तो वहां पे मेरी बहुत स्थिति खराब होती थी
कि कोर्ट कहता है कि हम बाध्य नहीं करेंगे कि वो आप अपील करो, तो मैं ये कहती हूं कि फिर मुजरिम क्यों अपील करेगा कि हमें फांसी दो। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो कानून है, हमारी जो कानून में रियल रेगुलेशन बनाया गया है, ये मुजरिमों को बचाता है। वहां पे विक्टिम का कोई अधिकारी नहीं दिखता है। तो मेरा यही कहना है कि विक्टिम हो के हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अपना अधिकार को आजमाए, अपनी अपील करे, अपनी दया याचिका करे, फिर हमें इंसाफ मिलेगा। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि कितनी चुनौतियां हैं विक्टिम परिवार के लिए। तो जो कानून के रखवाले हैं वही कानून को घुमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ व्यवस्था की कमी है। तो मैं यही चाहूंगी कि निर्भया की घटना से हमें सीख मिलनी चाहिए। जिस तरह से बार बार फांसी पोस्टपोन हुई, हमारी कानून व्यवस्था पे ही सवाल खड़ा हो गया कि आखिर हमारे कानून में है क्या। मुझे भी लगा कि मैंने आखिर इतनी चलिए मान लीजिए, हम मान लेते कि एक घटना निर्भया के साथ हो गई, नहीं हुआ, चलो हम मान लेते। लेकिन जब बार बार एक ही तरह के बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें सोचने पे तो मजबूर होना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन हमारी सरकार मजबूर नहीं होती। कोर्ट में बैठे हमारे न्यायपालिका धीश नहीं मजबूर होते कि नहीं हमारे बाहर ऐसा हो रहा है तो हमें अपने सिस्टम को बदलना चाहिए या हमें सुचारू रूप से चलाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो है लेकिन नाम का है। हमें तसल्ली है कि बेटी को इंसाफ मिला, लेकिन तसल्ली तो और भी होनी चाहिए कि और भी बच्चियों को इंसाफ मिले, और भी क्राइम रुके। क्योंकि जो दुख हमने देखा है, हजारों लोग दुख वो दुख झेलते हैं, हजारों परिवार झेलते हैं। आज भी आप देखते हैं कि जब घटना होती है, चाहे यूपी में हो, चाहे राजस्थान में हो, बिहार में हो, हम 4 दिन चैनल पे बात करते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आप ये बताइए, जिसकी बेटी मर गई, जिसके बेटी के साथ क्राइम हुआ, वो अपने घर में कैसे बैठ सकता है? लेकिन मजबूरी है, क्या करे। तो मेरा ये कहना है कि हम सब मिल करके, सब समाज को इस पे सोचना चाहिए कि आखिर जो कमियां हैं उस पे कैसे बदला जाए। हालांकि मैं तो अपनी पूरी कोशिश रखती हूँ। लॉकडाउन के दौरान भी बाहर नहीं गई, लेकिन मैं अलग अलग जगह से, अलग अलग जिलों से मेरे पास फोन आए। बहुत महिलाएं परेशान रही घर में। लॉकडाउन का अगर कुछ ज्यादा असर पड़ा तो महिलाओं पे पड़ा है। कईयों का तो तलाक हो गया, घर से निकाल दी गई। तो मैं तो अपने स्तर से, चाहे मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से जो भी कर सकती थी करती आई हूँ, कर रही हूँ और आगे भी करूंगी। लेकिन मेरा एक देश के नागरिक होने के नाते आप सबसे, अपने समाज के पुरुषों से, महिलाओं से, सबसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने निर्भया केस में, निर्भया को नहीं जानते थे, हमें नहीं जानते थे, और जिस तरह से एक आवाज बने, आज उसी आवाज की, उसी एकजुटता की जरूरत है कि हम अपने, अगर हम एकजुट होते हैं, हमारी सोच बदलती है, हमारा समाज का सोच बदलता है, तो क्राइम क्यों होगा? अब क्राइम नहीं होगा तो हमें सरकार से शिकायत करने की क्या जरूरत है? हमें किसी की फांसी मांगने की क्या जरूरत है? तो हमें यही है कि हम समाज अपनी सोच बदले, अपना जो हम कर सकते हैं करें और लोगों को अवेयर करें। क्योंकि ये महिलाओं के साथ होता है तो सिर्फ महिलाओं का ही समस्या नहीं है, समस्या पुरुष समाज को भी तो है। आपकी बेटी के साथ हुआ तो आपका पूरा परिवार की समस्या है। जिस पुरुष ने किया वो तो जेल में गया, लेकिन उसके परिवार का भी तो समस्या है। तो अगर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो हम खुद समाज, खुद माँ बाप, खुद परिवार
अपने बच्चों को सशक्त करें, अपने बच्चियों को सशक्त करें। जी। जितना कर सकते हैं हम बच्चों को अवेयर करें कि ये चीजें कम हो। जी। आशा जी, जब सजा होनी थी उस वक्त पूरा देश है वो एक तरह से संतुष्टि महसूस कर रहा था कि देखिए जिन लोगों ने अन्याय किया निर्भया के साथ में उनको फांसी की सजा मिल रही है। लेकिन उसी भीड़ में कुछ बोल ऐसे भी थे जो नारी सशक्तिकरण के तमाम जो दावे होते हैं, उनको न्याय मिलने की तमाम जो मुहिम होती है उसको कहीं न कहीं धक्का पहुंचाते हैं। और उसमें कई नेता भी शामिल हो जाते हैं उन बयानों के अंदर, कई समाज सेवी हैं सो कॉल्ड, वो भी उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। बयानों को किस रूप में देखते हैं जब वो कहते हैं कि इन बच्चों ने अपराध, उस ये बच्चे ही तो थे, इनसे अपराध हो जाता है, इस तरह के बयान भी सामने आए थे, आपको भी ध्यान होगा। क्या कहिएगा ऐसे लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? और उन लोगों की भूमिका समाज के अंदर, उनके जो बयान आते हैं बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो समाज की अगुवाई करने की भूमिका में होते हैं। देखिए, मैं ऐसे लोगों को यही कहूंगी कि ये अपने ही देश में रह के अपने ही देश के बेटियों के साथ धोखा करते हैं। जब बेटियों को साथ क्राइम होता है, गैंग रेप होता है, बच्चियों को जिंदा जला दिया जाता है, रात में जला दिया जाता है, तो कोई नहीं सामने आता, कोई नहीं खड़ा होता। मैं इस चीज को बहुत भली भांति समझती हूँ। मैंने 8 साल दिल्ली का खाक छाना है। मेरे पास कोई नहीं आया मानव अधिकार से कि हाँ मैं मानव अधिकार से हूं और आपके बेटी के साथ ऐसा घटना हुई है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन फाइनली जब उनकी फांसी की डेट आ गई तो मानव अधिकार खड़ा हो गया। खासकर महिलाएं हर कोर्ट में खड़ी हो गई कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका अधिकार है, उनका मानव अधिकार का हनन हो रहा है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में महिलाएं खड़ी हो गई, पुरुष भी खड़े हो गए। मैंने एक पूरा समझिए जत्था खड़ा हो गया मानव अधिकार के नाम पे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मानव अधिकार तो उस बच्ची का होता है, वो बच्ची का भी होता है जो रोड पे जला दी जाती है, जो रोड पे उसके साथ 6-6 लोग, 8-8 लोग क्राइम करते हैं। तो आखिर अधिकार तो उसका भी होता है, मान सम्मान उसका भी होता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये मानव अधिकार के नाम पे जो होता है, तो ये तो पूरा ऑल इंडिया का है, अलग अलग का परतोख देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि दुनिया दुनिया का देखने से पहले अपने देश को देखो कि हमारे देश में स्थिति क्या है। जब उनकी फांसी की डेट पड़ रही थी तो लोग कहते थे यहाँ फांसी नहीं है, वहां फांसी का प्रावधान नहीं है। तो वहां रोड पे बच्ची को जलाया भी तो नहीं जाता है, और जलाया जाता है तो उनको तुरंत सजा भी तो मिल जाती है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें अपने घर को देखना चाहिए। तो जिस घर में बच्ची जलाई जाती है, पुरुष उसके साथ अन्याय करता है और उसी घर का आदमी कहता है कि नहीं उसका तो, उससे गलती हो गई, उसका तो अधिकार है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूंगी कि बाहर के अगर ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं इंडिया में ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, कैपिटल है, तो गलत नहीं है। क्योंकि हमारे देश के ही लोग नहीं चाहते कि हमारे देश में बच्चियों के साथ जो क्राइम हो रहा है रुके, क्योंकि उस पे उनको बात करने की, उनकी पॉलिटिक्स करने की जगह मिलती है। जी। जब ये पूरा घटना जब सामने आई, 7 साल 8 साल का पूरा संघर्ष आपका रहा और जब परिणाम हुआ सजा के रूप में, तो एक बड़ा पड़ाव है आपने पार किया न्याय की लड़ाई का। इसके बाद में भी आप लगातार सक्रिय हैं आशा जी। उस सक्रियता के पीछे का जो मर्म है वो हम समझना चाहते हैं। दरअसल आप चाहते क्या हैं? अब निर्भया को न्याय मिल गया, बाकी पूरे देश के अंदर चीजें हो रही हैं, उससे भी इनकार नहीं है, लेकिन आशा देवी अब क्या आगे अपनी जिंदगी किस रूप में देख रही हैं? क्या कुछ आप कर रही हैं इन बच्चियों के लिए जिनके साथ अन्याय होता है, समाज में जागरूकता के लिए? आपकी भूमिका किस रूप में आप देखती हैं?
देखिए, सबसे आपने कहा कि हम इसके पीछे क्या विविधता है? इसके पीछे निर्भया की तकलीफ है। आज भी वो मेरे आँखों में है। आज भी उस तकलीफ को मैं महसूस करती हूँ। शायद ज़िंदा जब तक रहूँगी तब तक करूँगी। सज़ा हो गई, उनको फांसी हो गई, इंसाफ मिल गया, लेकिन दुःख तो कम नहीं होता। दुःख तब और दुःख बढ़ता है जब और बच्चियों के साथ होता है। बेटी जब चली गई, तभी भी हम सोचते कि बेटी तो है नहीं, मैं क्या करूँगी लड़के। लेकिन मैंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। हमारी बेटी का भी आखिरी शब्द था, वो जानती थी कि हम बचेंगे नहीं, मौत से जूझ रही थी। 12-13 दिन जिंदा थी, लेकिन ऐसी हालत थी कि उसको 1 चम्मच पानी नहीं दिया जा सकता था। जब होश आया, उन्होंने पानी माँगा, तो डॉक्टर ने कहा कि मने इनका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो हम इनको पानी दे सकते हैं। वो तकलीफ मुझे आज भी रहता है, आज भी मैं कभी-कभी गिलास हाथ में लेती हूँ तो मुझे वो दिन याद आता है कि मैं या हम वो अभागे माँ-बाप हैं। बेटी सामने जिंदा है, पानी माँग रही है लेकिन हम नहीं दे पाए। ये तड़प आज भी दिल में रहती है। मन में हमें यही प्रेरणा मिलती है कि मैं इस क्राइम के खिलाफ 8 साल पहले जो आवाज उठाई थी, हमेशा उठाऊँगी और मैं यही करती हूँ। हमारा 2 ही विकल्प है कि जो भी हमारी बच्चियाँ, महिलाएँ हैं जो जिनके साथ क्राइम हुआ है, उनको इंसाफ मिले। हम क्या कुछ करें कि हमारे समाज के लोगों की सोच बदले और हमारी बच्चियों के साथ ऐसा क्राइम ना हो। हमारा यही 2 विकल्प है। मैं ये नहीं जानती कि मैं लाइफ में क्या करूँगी, कैसे करूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी विश्वास के साथ कि अपने शक्ति के अनुसार मैं हर उस बच्ची के साथ खड़ी रहूँगी कि उसको इंसाफ मिले। यकीनन आपका जो दर्द है दिल का, वो शिद्दत से महसूस होता है, क्योंकि जिस रूप में ये घटना, उससे निर्भया से किसी का नाता उस रूप में सीधे तौर पे नहीं था। लेकिन जिसने भी सुना कि जिस तरह से कोई घटना हुई है, उसने सब किया और वो आज तक भावनाएं हैं, वो सभी के दिल में हैं। तो आपको उन बातों की तरफ ले जाना, उन यादों की तरफ ले जाना बहुत कष्टदायी है हमारे लिए भी। लेकिन आपके ज़रिए समाज को एक संदेश भी मिलता है लगातार कि किस तरह से अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए और लड़ाई कितनी भी मुश्किल हो, डटे रहना चाहिए। इसीलिए हमने आपको एक बार फिर उन यादों में ले जाने की गुस्ताखी की है। लेकिन आपके ज़रिए समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा। ये लड़ाई, मुझे लगता है कि निर्भया तो अपनी लड़ाई जीत गई है, लेकिन कई निर्भया हैं, उनकी लड़ाई जीतने के लिए आपका लगातार समाज में सक्रिय बने रहना बहुत ज़रूरी है। तमाम इस दुःख दर्द को महसूस करते हुए आप डटी हुई हैं, आप लड़ रही हैं, ये वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। और आप आपका जो दर्द है वो कम नहीं हो सकता, लेकिन आपका साथ देने के लिए देश की करोड़ों की तादाद में जनता है, उस साथ में खड़ी हुई है। ईटीवी भारत भी साथ में खड़ा हुआ है। बहुत-बहुत शुक्रिया आशा जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और निर्भया की याद को संघर्ष का एक बड़ा ज़रिया बनाने के लिए इस पूरी मुहिम को नमस्ते। मैं नमस्कार। भी आपके इस चैनल के माध्यम से आप सभी को, पूरे अपने देश के बच्चे को, लड़कियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपनी शुभकामनाएँ देती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ लड़कियों और महिलाओं की नहीं है, जी, हम सबकी है। पुरुष समाज की भी है, सबकी ज़िम्मेवारी है और हम सब मिलके इस क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठाएँ, लोगों को अवेयर करें, अपने आस-पास के माहौल को जानने की, समझने की कोशिश करें कि नहीं, हमारे माहौल में अगर कुछ हो रहा है,
हम कुछ नहीं कर सकते तो किसी से बात कर सकते हैं, किसी को रिपोर्ट कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। जो भी अगर छोटी छोटी गलतियों पे अगर हम ध्यान देंगे तो शायद बड़ी घटनाएं ना हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी, खासकर अपने ये युवा बच्चों से, कि आप देश के भविष्य हैं। आप इसके क्राइम के बारे में सोचें, बात करें, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो। नमस्कार। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।